गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र सर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज़ बनाने की विधियाँ। इसके अलावा हम ग्लूकोज़ की विवृत श्रृंखला संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज़ बनाने की विधियों की। ग्लूकोज़ को दो प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 स्टार्च के जल अपघटन से और नंबर 2 सुक्रोज़ के जल अपघटन से। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करें। स्टार्च के जल अपघटन से हम ग्लूकोज़ बनाएंगे। इसको हम इस अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि जब स्टार्च का जल अपघटन सल्फ्यूरिक एसिड व 2 से 3 एटम दाब पर किया जाता है तो ग्लूकोज़ के बहुत सारे अणु या कह सकते हैं मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड का अर्थ है कि ऐसे पदार्थ या यौगिक जिनके जल अपघटन से बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त हों वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड होता है। जब स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड व 2 से 3 एटम दाब पर तो ग्लूकोज़ के बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। दूसरी विधि है सुक्रोज़ के जल अपघटन से। सुक्रोज़ एक डाइसैकेराइड है। हम डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसलिए हम सुक्रोज़ को डाइसैकेराइड कहते हैं। और डाइसैकेराइड का अर्थ है कि ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हों उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। जब सुक्रोज़ का जल अपघटन किया जाता है तो इससे 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ प्राप्त होते हैं, जिस कारण सुक्रोज़ को डाइसैकेराइड कहा जाता है। हम इसको भी अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि जब सुक्रोज़ का जल अपघटन किया जाता है तो 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज़ व फ्रक्टोज़ प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ दोनों का रासायनिक सूत्र समान होता है, लेकिन दोनों के अंदर उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज़ के अंदर जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर 1 पर पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज़ में कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज़ की विवृत श्रृंखला संरचना की। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि ग्लूकोज़ का जो रासायनिक सामान्य सूत्र है वो C6H12O6 होता है। नंबर 2 में कहा गया है कि जब ग्लूकोज़ को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म किया जाता है तो हेक्सेन प्राप्त होती है, जिससे ये पता चलता है, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज़ में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज़ को HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसे हेक्सेन कहते हैं। इसके अलावा 6 अणु जल के बाहर निकलते हैं और आयोडीन भी अभिक्रिया से बाहर निकल जाती है और इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद हेक्सेन प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि ग्लूकोज़ HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके ग्लूकोज़ साइनोहाइड्रीन बनाता है तथा हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ग्लूकोज़ ऑक्सीन बनाता है। यानी कि ग्लूकोज़ HCN हाइड्रोजन साइनाइड से भी अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज़ HCN से अभिक्रिया करके ग्लूकोज़ साइनोहाइड्रीन बनाएगा तथा हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करके ग्लूकोज़ ऑक्सीन बनाता है, जिससे
ये पता चलता है, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। तो इसी प्रकार जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोज ऑक्जिम बनता है तथा जल का एक अणु बाहर निकलता है। इस अभिक्रियाओं से पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल समूह भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में पढ़ेंगे हम कि जब ग्लूकोज टोलिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन तथा ब्रोमीन जल को अपचित कर देता है तथा स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर क्षमता होती है किसी अन्य पदार्थों को अपचित करने की तथा स्वयं में ऑक्सीकृत होने की भी क्षमता होती है। इसी कारण ग्लूकोज टोलिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन तथा ब्रोमीन जल को अपचित कर देता है तथा स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, जिससे ये पता चलता है, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह भी प्रेजेंट होता है जो कार्बन नंबर 1 पर पाया जाता है। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया टोलिन अभिकर्मक Ag2O से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोनिक अम्ल बनता है तथा सिल्वर के 2 परमाणु बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हम ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से भी करवा सकते हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग विलयन 2CuO से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोनिक एसिड बनता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से, या ऐसे कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, हम अभिक्रिया से द्वारा समझें कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल की उपस्थिति में किया जाता है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इन अभिक्रियाओं में, तीनों अभिक्रियाओं में, चाहे वो टोलिन अभिकर्मक हो, फेलिंग विलयन हो या कह सकते हैं ब्रोमीन जल हो, इन तीनों अभिक्रियाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, यानी ग्लूकोज ऑक्सीकृत हुआ जिसमें ग्लूकोनिक एसिड बना तथा अन्य पदार्थों का अपचयन हो गया। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में करने पर सैकरिक अम्ल बनता है, जिससे ये पता चलता है, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के किसी एक सिरे पर 1 डिग्री एल्कोहल होता है। मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जो है 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है। लेकिन हम इसको अभिक्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, या कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है तो मुख्य उत्पाद ग्लूकेरिक या सैकरिक अम्ल बनता है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जिससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। हम अभिक्रिया देखें इसकी कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है तथा एसिटिक अम्ल अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया से ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर
5 OH समूह भी प्रेजेंट होते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं के आधार पर फिशर नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज की संरचनाएं दी जो निम्न प्रकार हैं। इस रचना को फिशर द्वारा दिया गया। इस रचना में हम देखें कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 2 पर इधर H और इधर OH लगा हुआ है। कार्बन नंबर 3 पर इधर OH और इधर H लगा हुआ है और कार्बन नंबर 4 पर देखें तो यहाँ पर इस और सभी OH लगे हुए हैं और इधर जो हैं H परमाणु लगे हुए हैं। या हम इस रचना को इस प्रकार से भी लिखा गया ग्लूकोज रचना को कि कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड CHOH का होल फॉर CH2OH भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि D+ ग्लूकोज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर हमें D तथा प्लस ग्लूकोज का अर्थ बताना है कि ग्लूकोज के अंदर D का अर्थ क्या होता है तथा प्लस का अर्थ क्या होता है। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पर OH समूह दाईं ओर जुड़ा होने के कारण इसे डी विन्यास कहा जाता है तथा प्लस चिन्ह ग्लूकोज की घूर्णन दिशा को बताता है कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। इसे प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया गया है या इसे प्रयोगों द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी का अर्थ हो गया कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पर OH समूह का दाईं ओर जुड़ा होना जिसे डी विन्यास कहा जाता है। तब प्लस चिन्ह ग्लूकोज की घूर्णन दिशा को बताता है कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम कुछ नया लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।